स्वागत है आपका सबके वीडियो में। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी पूर्वाग्रह 38 बीपीएससी 1992 से लेकर 71 बीपीएससी 2025 तक। तो बीपीएससी ने जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं सारे हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। और जो है चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स हो, सीडीपी हो, और चाहे बीपीएससी में हो, टीआरई 1 2 3 कोई से एग्जाम कराए सारी कंप्लीट कर लिए। तो जितने भी साथी बीपीएससी प्री की 72 प्री की तैयारी कर रहे हैं और जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.2 दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्लास आज की शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद का पहला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है मुख्य है किसका है? केंद्रीय सरकार का। किसका है? केंद्रीय सरकार का जो है मुख्य है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एक के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो है प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने जो है कृत्यों का जो है प्रयोग करने में ऐसी जो है सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो है गठबंधन का नेता होता है। चलिए अगले प्रश्न। आमतौर पर जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? आमतौर पर जो है लोकसभा के जो है सदस्य आमतौर पर होते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर यह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित जो है सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई जो है प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यह है कि वह लोकसभा का जो है सदस्य हो। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है प्रधानमंत्री किसके प्रति जो है जवाबदेही है? तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति जो है प्रधानमंत्री जो है जवाबदेही है। इसकी व्याख्या हम लोग जो है करते हैं। क्या है व्याख्या? चलिए देखते हैं। जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 3 के जो है तहत मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के जो है प्रति जवाबदेही है। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के जो है मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? जो संघीय मंत्रिपरिषद के जो है मंत्री है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो केंद्रीय जो है सरकार के बारे में पहला है मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा जो है कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। तो गलत है। अगला है प्रत्येक मंत्री को जो है मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की जो है परामर्श पर आवंटित किया जाता है। यह सही है। प्रश्न है कि अनुच्छेद 77 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का जो है कार्य अधिक जो है सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के जो है आवंटन के लिए जो है नियम बनाएगा। तदनुसार इस जो है अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जो है प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य जो है आवंटन नियम जो है 1961 बनाए गए हैं, जिसमें जो विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग तथा उनके विषय वर्णित हैं। नए मंत्रालयों विभागों का जो है निर्माण संगठन उक्त नियम में जो है राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नियम जो है बनाकर जो है किया जाता है। इन्हीं नियमों के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन जो है पोर्टफोलियो आवंटित जो है करता है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद जो है
उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद जो है किसके, राष्ट्रपति के प्रति नहीं है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं है, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति नहीं है, संसद के प्रति नहीं, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति, किसके, लोकसभा, लोकसभा के जो है प्रति उत्तरदायी रहती है, किसके प्रति, लोकसभा के। हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अतः निकटतम उत्तर संसद हो सकता है, क्योंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। लेकिन सही जो है इन्होंने कहा है कि हो सकता है, लेकिन इस पे स्टार लगा प्रश्न का, यानी क्वेश्चन गलत है, इसके पूरे नंबर मिले होंगे, क्योंकि संसद जो है किससे बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है, इसलिए इन्होंने जो है संसद निकटतम उत्तर मान लिया, लेकिन सही उत्तर है लोकसभा ही। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो है कार्यपालिका के जो है अधीन रहकर कार्य करती है, किसके, विधायिका के। भारत में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली जो है अपनाई गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में वह कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन सामान्यतः जो है विधायिका के सदस्यों में होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से जो है विधायिका लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो किसकी है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 का को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो कौन है, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल व कैबिनेट सचिव होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है कौन सा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसका जो है पहला प्रश्न हम लोग जो देखते हैं। इसका जो है पहला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी कौन होता है? राष्ट्रपति को जो विधिक मामलों में जो है परामर्श देता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी तथा भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 की धारा 3 के तहत महान्यायवादी को जो है अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के जो है राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारतीय महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदस्यों की किसी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में वह दिया गया है और बोले और उसकी कार्यवाहियों में जो है अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के जो है आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। महान्यायवादी पूरे काले के सरकारी सेवक नहीं माना जाता है, वह अनुमति के अधीन निजी रूप से अधिवक्ता जो है वृत्ति भी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है, अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार जो है कानूनी विषयों पर जो है परामर्श देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 76, इसके भारत सरकार अधिनियम के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को जो है कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाली
किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है तथा विधि अधिकारी है और जो है राष्ट्रपति की जो है प्रसाद पर्यंत अपना पदभार करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार कौन सा जो है अधिकारी सदस्य न होते हुए भी जो भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का जो है अधिकार रखता है? तो कौन लगता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद में जो है कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में महान्यायवादी भाग ले सकता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदस्य की कार्रवाई में भाग लेने की यह बात हो तो वहाँ उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जो भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही प्रश्न में जो है भारत सरकार का अधिकारी शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का जो है प्रधान सभापति होता है। संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर भी अटॉर्नी जनरल दिया गया है। अगला प्रश्न है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक जो है सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। कौन कौन? उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। अगला जो है टॉपिक हमारा है वरीयता अनुक्रम। क्या है? वरीयता अनुक्रम। तो अब हम लोग जो है वरीयता अनुक्रम से जो है प्रश्न जो है देखते हैं। वरीयता अनुक्रम से जो है पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो वरीयता अनुक्रम में पहला प्रश्न है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो कौन पहले आता है? यूपीएससी का जो है अध्यक्ष है और जो है और मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है जिसे जो है कैग कहते हैं, ये जो है वरीयता क्रम में जो है पहले आते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक सही है। वरीयता अनुक्रम जो है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान सूचना 26 जुलाई 1979 को जो है जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की जो है वरीयता क्रम में जो है एक समान 9 का में जो है रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है अपने न्यायालय क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और जो है सार्थक क्रम में सजाइए। तो तार्किक और सार्थक क्रम में पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा जो है उपराष्ट्रपति। कौन सा आएगा? सी। उपराष्ट्रपति जो है दो पे है। पहला कौन सा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद जो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष आएगा, अध्यक्ष के बाद आएगी संसद। ये क्रम हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और फिर सांसद। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों की वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद प्राप्त है, उसके अनुसार उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष जो लोकसभा का, फिर सांसदों का क्रम आता है। अब हमारा टॉपिक कौन सा है? संसद या लोकसभा। संसद
लोकसभा। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु कितनी है 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है 30 वर्ष है। अगला प्रश्न सेम फिर से आ गया है, लोकसभा का जो है सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को जो है किस आयु से जो है कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष से। अगला फिर प्रश्न है, लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम लोकसभा का भी हमने देखा 25 वर्ष, उसके बाद राज्यसभा का 30 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अब जो भी इसमें होगा वो सही होगा, 25, 30, 35, 25, 30, 35 पहला ही सही है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) ख के जो है तहत राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष तथा अनुच्छेद 84 ख के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष और जो है 30 वर्ष है। संसद जो है सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो संसद में सदस्य बनने के लिए लोकसभा से जो है बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा से जो है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है प्रतिनिधित्व की जो है क्या स्थिति है, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो है आरक्षित जो है 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है, तो 104वें संशोधन द्वारा। कितने 104वें संशोधन। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद जो 85 धारा 2 के धारा 2 ख के जो है अनुसार लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो है सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लोकसभा को समयपूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में जो है स्वविवेक का उपयोग भी कर सकता है। अगला है, लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने के जो है पहले भंग किया जो है जा सकता है, तो वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा में जो है सामान्यतः कितने सत्र जो होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। भारत में जो है संविधान के अनुसार अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के जो है मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा के जो है एक वर्ष के सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से, बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में, और उसके बाद मानसून सत्र जुलाई से अगस्त सितंबर के बीच में, उसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में जो है कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में लोकसभा में जो है वर्ष में 2 बार जो है सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों में भी अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो कितने का, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए।
अगला जो है प्रश्न है कि राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जो है भेजता है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। दिए गए विकल्पों में लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 80। अगला प्रश्न है 17। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य जो है दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो कौन से राज्य दूसरे तीसरे में? बिहार और महाराष्ट्र। पहले पे यूपी, फिर बिहार और महाराष्ट्र। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में जो है 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है कि लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश 80 सीटें, दूसरे स्थान पे जो है महाराष्ट्र 48 सीटें, तीसरे स्थान में जो है पश्चिम बंगाल जो है 42 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें और बिहार में कितनी? 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का जो है कोई प्रत्याशी अपनी जमानत को खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। क्या न प्राप्त हो सके? एक वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5। इसमें आंसर है नहीं, 1/6। कितना? 1/6 जिसको प्राप्त नहीं होगा कुल मतदान का, तो वो जो है अपनी जो है प्रत्याशी जो है जमानत खो देगा। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग से अधिक प्राप्त नहीं करता है तो उस जो है उम्मीदवार की जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जो है पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सन 1952 में, 1952 में जो है लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। इसकी हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं। लोकसभा का चुनाव आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के जो है लिए हुआ था। लोकसभा प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। अगला प्रश्न है 9वीं लोकसभा जो है कब भंग की गई थी? तो मार्च 1991 में, 1991 में जो है 9वीं लोकसभा भंग की गई थी। 9वीं लोकसभा का जो है गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और 13 मार्च 1991 को जो है भंग कर दी गई। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। तो कब निर्वाचित हुई थी? फरवरी 1998 में। कब? फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के लिए 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 में हुआ था और इसका विघटन जो है 26 अप्रैल 1999 में हुआ। अगला प्रश्न है लोकसभा का जो है नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के जो है नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का जो सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा में जो है सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जा सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के जो है स्पीकर का निर्वाचन होता है तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। अगला प्रश्न है लोकसभा के जो सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है तो किसमें नियुक्त है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और से परामर्श पे उपराष्ट्रपति। तो इसमें जो है आंसर तो कोई नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति होना चाहिए उसे। आंसर देखते हैं इसका। अभी इसमें कोई है ही नहीं, स्टार लगा यानी कि ये सारे गलत है। प्रश्नानुसार स्तर पर लोकसभा
लोकसभा के जो सचिवालय स्टाफ के लिए नियुक्त आदेश जारी करने का अधिकार स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के पास है, जबकि इस पूरे ढांचे की संवैधानिक नियम निर्माण शक्ति अनुच्छेद 98 की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रपति के पास है, जो लोकसभा अध्यक्ष के से परामर्श करके जो है लोकसभा के जो है सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बनाते हैं। केवल व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश किसके द्वारा जारी होता है के रूप में देखो, जो उपयुक्त संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के से परामर्श उपरांत जो है बनाए गए लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1955 के नियम 6 के अनुसार नियुक्तकर्ता प्राधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। अतः सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, विकल्पों से अलग दे दिया ही नहीं जाता। लोकसभा अध्यक्ष सही उत्तर होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर लोकसभा के जो है सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही इसको सही मान लेना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। लोकसभा में वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष है पीएम सैयद, इनमें से कोई नहीं है। 1999 में लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष पीएम सैयद थे। वर्तमान में यह पद रिक्त है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक को सिर्फ जो है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन विनियोग करना, भारत की संचित निधि के जो है खर्च का विवरण देना। तो इसमें जो है प्रश्न कौन सा सही है? एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 110 के बंधों के तहत टैक्स लगाना इसमें है, समाप्त करना इसमें दिया है, उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन विनियमन, भारत की संचित निधि के धन विनियमन और करना और उसके धन विनियमन की जो है परिभाषा है। तो इसके मतलब एक से अधिक है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का जो है विवरण रखवाएगा, जिसे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संचित निधि के द्वारा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। प्रश्न है कि भारत की जो है संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, वित्त आयोग, नियंत्रण महानियोगा परिषद, इनमें से कोई नहीं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा जो है राज्यों की परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन है होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को जो है बुलाने या स्थगित करने का अथवा लोकसभा को जो बंद करने की जो है शक्ति है। भारत की संचित निधि जो है आकस्मिकता निधि व लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही
वित्तीय स्वीकृति दी जाती है, अतः भारत की संसद का जो है व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही है? ई क्वेश्चन सही है। संसद के जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 118 की धारा 4 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का जो है उद्देश्य होता है, तो कौन सा है? सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। केंद्रीय बजट के अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कट जो है मोशन कहलाता है। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों को जो है अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती एवं मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के उपधारा 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 4 के उपधारा 4 के तहत राज्य विधानमंडल के जो है किसी सदस्य की जो है सदस्यता पर तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की जो है अवधि तक जो है सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अधिवेशन में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। समान जब मत हो यानी कि बराबर बराबर तब जो है लोकसभा के मतदान करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 100 की धारा 1 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी भी विषय पर मतदान प्रथम मत नहीं देगा, किंतु परंतु बराबर रहने की दिशा में उसका निर्णय मत जो है कास्टिंग वोटिंग होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 96 की धारा 1 के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो वह उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 96 की धारा 2 के अनुसार ऐसी स्थिति में वह ऐसे संकल्प पर ऐसी जो है कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का जो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का जो हकदार नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर जो है रोक लगाता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 102 की उपधारा 1 के तहत संविधान का अनुच्छेद 102 की उपधारा 1 किसी सांसद के जो है लाभकारी पद पर रोक लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को जो है छोड़कर जिसको धारण करने वाले का जो है निर्धारित न होना संसद ने जो है विधि द्वारा घोषित किया। कोई लाभ का पद धारण करता है। अब अगला हमारा टॉपिक है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में हम लोग कहते हैं राज्यसभा में जो है होते हैं तो क्या होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या, देखते हैं क्या कहती है व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 80 की धारा 1 के उपखंड का एवं खा में
क्रमशः कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से तथा राज्यों के और संघ-राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों कुल 250 से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अनुच्छेद 80 धारा 4 के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय द्वारा किया जाता है। अतः इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 80 की धारा 5 के अनुसार राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद की विधि द्वारा विहित करें। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं कौन कौन शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य राज्यसभा में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल सदस्य वैसे प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ऑप्शन सी, ए, बी, सी तीनों ही हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए जो सदस्य हैं उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी ए और सी आंसर होना चाहिए। और सी, तो ए और सी होगा, यानी कि एक से अधिक हो जाना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं। हाँ, आंसर एक से अधिक ही है, डी ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? समाप्त होने का कोई विषय नहीं है। संविधान के अनुसार राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 धारा 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हुआ। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। तब कितने? 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो उपरोक्त में से किसी को नहीं, न राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न सर्वोच्च न्यायालय किसी को। निम्नलिखित कथनों को सही नहीं है। कौन सा सही है? नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से में होती है, जो गलत है। धन विधेयक लोकसभा शुरुआत होती है। अनुच्छेद 109 की धारा 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 की धारा 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित लोकसभा को वापस करेगी। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ? अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की व्यवस्था तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करेगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबन का, प्रश्न स्थगन का नहीं, प्रश्नकाल का जो समय होता है। आगे देखते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है वो जो है शून्यकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर जो है पत्र रखने के तत्काल पश्चात जो है तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के जो है समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को जो है शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन जो है प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे के जो है मध्य जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में जो स्पष्टता बताते हैं, वे जो है अध्यक्ष को जो है सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को जो है औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है तथा किसी भी प्रश्न का विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि जो कथन दिए हैं वो विचार करिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि सदन को आहूत करने का जो है अर्थ दीक्षांत है। ये बात सही है। स्थगन के जो है से सत्रावसान होता है, तो दूसरा ये गलत हो गया है। विघटन सदन को जो है समाप्त करता है, सही है। तो पहला सही हो गया है और तीसरा सही हो गया है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये भी गलत हो गया है। तो पूछा क्या है, सही नहीं है। तो कौन सा सही, दूसरा और चौथा सही नहीं है। तो 2-1 है, 4 अलग। इसमें आंसर इसीलिए स्टार बना है, यानी कि इसमें आंसर सही नहीं है। 2 और 4 सही है आंसर, जो इसमें दिया नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। यह प्रश्न भारतीय संसद विधानमंडल की जो है प्रमुख प्रतिक्रियाओं जो है समोनी जो है आह्वान, एडजर्नमेंट जो है स्थगन, और प्रोगेशन सत्रावसान, और जो है डिसोलेशन विघटन से जो है संबंधित है। इस प्रश्न में किन्हीं जो है संस्करणों के अनुमान कथन 1-3 जो है सही है, 2-4 गलत है। स्थगन सदन के जो है पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि जो सत्रावसान जो है राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। साथ ही स्थगन जो है एडजर्नमेंट के द्वारा सदन को निश्चित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। इससे सत्र का अंत या सत्रावसान नहीं होता है, सत्रावसान से सत्र का अंत होता है। नोट प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 2 में दिया गया जो प्रोगनेशन एंड सेशन अर्थात सत्रावसान से सत्र का अंत होता है, जो कि सही अर्थात अंग्रेजी संस्करण के आधार पर उत्तर डी सही हो सकता है। तो अंग्रेजी संस्करण के अनुसार उत्तर डी यानी कि चौथा सब सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन के संबंध में विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ये सही है, चौथा। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन तब होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसको पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान सामान्य विधेयकों के संदर्भ में ही लागू होता है, धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयक के लिए प्रभावी नहीं होता है। अनुच्छेद 118 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की
अध्यक्षता करता है। लोकसभा जो है अध्यक्ष की अनुपस्थित में लोकसभा का जो है उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है तथा यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का जो है उपसभापति अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक का जो है आयोजन अनुच्छेद 118 की धारा 3 के अधीन बनाए गए संयुक्त बैठक के जो नियमों में संचालित होता है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्त जो है दोनों सदनों के सदस्यों की जो है कुल संख्या का 10वां भाग होता है। अब प्रश्न है अगला, राष्ट्रपति जो है क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए है नामित करता है? तो लोकसभा के लिए 2, राज्यसभा के लिए 12। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्यों की जो है मनोनीत करता है। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा के में उस समुदाय के 2 अनधिक सदस्य जो है नामित कर सकेगा। इस प्रकार जो है प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का भी उत्तर विकल्प बी सही था। तथापि संविधान 104 4वां संशोधन अधिनियम 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी होने 25 जनवरी 2020 के पश्चात अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया है तथा अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने जो है व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? कितने? 12। संसद के जो है 17 के समय अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति किसमें नियुक्ति है? जिसमें है राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के जो 17 के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब है भारतीय समितियां। प्रश्न कौन सा है? भारतीय समितियां, संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां का पहला प्रश्न है, निंदा प्रस्ताव जो है के बारे में सत्य है। तो क्या सत्य है? यह जो है विश्वास प्रस्ताव से जो है क्या है भिन्न है और जो है सदन की जो है अनुमति से प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी और जो है डी सही है। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य एवं विधि में स्पष्ट अंतर है। निंदा प्रस्ताव में कारणों का जो है स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव के लिए लीव ऑफ द हाउस सदन की जो है अनुमति की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। तथ्यात्मक दृष्टि से कथन बी और बी दोनों सही है। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया है। तो आज के जो है वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो जितने भी साथी पहले चैनल पे नए आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम वीडियो जो है अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं वो सीरियस होके जो है अब लग जाएं, क्योंकि अब जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन की डेट की अनाउंसमेंट हो गई है, तो अब आप लोग लग जाइए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।